हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास इकोनॉमिक्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बजट के क्लासिफिकेशन में बजट के जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, उस स्ट्रक्चर में हमने कैपिटल बजट को देख लिया था, जिसमें डिवाइडेशन में हमने कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिस्कस कर लिया था। रेवेन्यू रिसिप्ट डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। It refers to those receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the asset of the government. Revenue receipt वह होता है जो ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को बढ़ाता है और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट को कम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका एक सिंबॉलिकली हमने इसको क्लियर कर लिया। It is regular in nature and government receive them in its normal course of activities. ये गवर्नमेंट की रिसिप्ट जो होती है ये रेगुलर होती है, रेगुलर इन नेचर होती है। स्टूडेंट्स, जनरली गवर्नमेंट को टू टाइप से रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। टू सोर्सेस होते हैं गवर्नमेंट के जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। फर्स्ट सोर्स है टैक्स रेवेन्यू और सेकंड सोर्स है नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू को डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस, मतलब टैक्सेस से जो गवर्नमेंट को इनकम होती है उसे हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। अब जो ये टैक्सेस हैं इसे क्लासिफाई किया गया है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स। इट्स रिफर्स टू टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल। ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक इंडिविजुअल पर्सन, एक अकेले पर्सन की प्रॉपर्टी और इनकम पर लगाया जाता है। जैसे हमसे टैक्स गवर्नमेंट लेती है, आप लोग भी तरह तरह के टैक्स पे करते होंगे। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है स्टूडेंट कि लायबिलिटी टू पे और बर्डन जो है वो एक ही इंडिविजुअल पर रहता है। जो लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन जो होता है वो सिर्फ एक ही पर्सन पर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि इन केस ऑफ इनकम टैक्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स एक्चुअल बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, कि जिसकी इनकम अगर ज़्यादा है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी, जो टैक्स के दायरे में आती है अगर उसकी इनकम। तो ठीक है स्टूडेंट, तो सेम पर्सन, एक्चुअल बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, मतलब टैक्स देना भी आपको है और उसका बर्डन भी आपको ही उठाना है ना। टैक्स अगर पे करना है और बर्डन भी आप ही को उठाना है इसका, और जो पे करने का लायबिलिटी है वो भी आपको ही उठाना है, मतलब एक पर्सन को जिसकी इनकम ज़्यादा है, जिससे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। ओके स्टूडेंट, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मीनिंग ये होता है कि जैसे जैसे आपकी जो इनकम है ये इंक्रीज होगी तो आपका जो टैक्स बर्डन है वो भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। टैक्स बर्डन ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनकम टैक्स लिख सकते हैं आप इसमें, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। ओके स्टूडेंट, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। Student, now we discuss indirect tax. What do you mean by indirect tax? It refers to those taxes which affect the income and property of individual through their consumption expenditure. अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है तो ये टैक्स क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, टैक्स पे का जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन, ये डिफरेंट पर्सन के ऊपर होता है कि एक जो पर्सन है वो उस पर लायबिलिटी टू पे है और सेकंड पर्सन जो है वो इसका बर्डन लेगा। मतलब ये हुआ कि लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स किसी दूसरे पर होता है, अलग अलग पर्सन पर होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए गए और लंच होने के बाद मान लो जो रेस्टोरेंट ऑनर है उसने उसमें आपको टैक्स भी ऐड करके बिल दिया है, तो आप वो जो बिल पे कर रहे हैं तो वो बिल पे आप किसको कर रहे हैं, रेस्टोरेंट ओनर को कर रहे हैं, पर जिसकी लायबिलिटी गवर्नमेंट तक पहुंचाने की किसकी है, रेस्टोरेंट ओनर की है। तो आपने यहाँ पर देखा कि लायबिलिटी किसी और की है और आप सिर्फ इसका बर्डन जो है वो आपके ऊपर आया है,
पर लाइबिलिटी रेस्टोनर की हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। पहले हमने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा था कि वो प्रोग्रेसिव होते हैं। अब रिग्रेसिव को समझ लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि ये रिग्रेसिव इन नेचर किस तरह से होते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर इनकम हमारी बढ़ती है तो इसका जो बर्डन है, बर्डन इसका कम होते जाता है। कैसे होगा इसका बर्डन कम, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। मान लो 2 पर्सन हैं और दोनों पर्सन जो है वो मार्केट में बिस्किट का पैकेट उन्होंने परचेस किया। 10 रुपीज का बिस्किट पैकेट परचेस किया, 1 रुपीज जो है उस पर ये टैक्स है। और मान लो ये पर्सन जो है ये पुअर है और इसकी इनकम मात्र 200 रुपीज है, और ये पर्सन जो है ये रिच है तो इसकी इनकम जो है वो 25,000 है। ओके स्टूडेंट, सो ये जो 1 रुपी टैक्स का जो बर्डन 1% इस पर पड़ा, तो ये इस बर्डन को फील करेगा। ये जो पुअर है इस बर्डन को क्या करेगा, फील करेगा। एंड देन दिस पर्सन, रिच पर्सन, ये बोलेगा कि मेरी इनकम तो बहुत अधिक है और मुझे तो मात्र कितना 1 रुपीज का यहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसकी जितनी इनकम थी उसके हिसाब से इसने क्या किया, इसको फील कम हो रहा है, इस पर मतलब जो बर्डन है उसका वो उसे कम लग रहा है। ओके स्टूडेंट, सो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। ये किस पे लगाए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विस पे, जैसे कि जीएसटी। ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एक फर्स्ट सोर्स देख लिया जिससे गवर्नमेंट को इनकम होती है। अब हम देख लेते हैं इसका जो सेकंड सोर्स था वो था नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से गवर्नमेंट को जो इनकम होती है उसके मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं स्टूडेंट अपन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू होता क्या है, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इट रिफर्स टू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट को छोड़कर इन सोर्सेज से गवर्नमेंट को रिसीट होता है उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे कि मेन सोर्सेज में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट ने जहां पर कहीं पर जहां लोन दे रखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी पब्लिक कंपनी को लोन दिया है तो उससे उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा तो वो उसकी इनकम हो गई। इसके बाद सेकंड में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट और डिविडेंड्स मिलते हैं, मान लो जो गवर्नमेंट की कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी से मान लो उसे जो प्रॉफिट मिल रहा है तो ये भी गवर्नमेंट की क्या होगी, रेवेन्यू होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू होगी। जैसे लाइसेंस फी है, हमने लाइसेंस बनवाया, मान लो मेरा कमर्शियल व्हीकल है और मुझे नेशनल परमिट लेना है तो इसके लिए मैंने जो फीस जमा करी वो आ जाएगी लाइसेंस फी में, तो ये भी गवर्नमेंट का रिसोर्सेस है। और जो फाइन पेनल्टीज गवर्नमेंट हम पर लगाती है, जैसे कि मान लो मैंने हेलमेट नहीं पहना तो जो चालान जो गवर्नमेंट को दिया तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉन टैक्स रेवेन्यू। आफ्टर दैट ये देख लेते हैं स्टूडेंट कि एसेट्स मतलब ये होता है कि कोई एक पर्सन है और उसकी जो प्रॉपर्टी और उसकी बहुत सारी मतलब संपत्ति है जिसका कोई भी वारिस नहीं है, कोई भी लीगल हेयर नहीं है। तो लीगल हेयर नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी डेथ होने के बाद वो सारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है खुद रख लेती। तो ये भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस होता है। गिफ्ट एंड ग्रांट्स में भी गवर्नमेंट को जो गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट को जो गिफ्ट्स और ग्रांट्स मिलती है तो वो भी गवर्नमेंट का क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमने टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को यहाँ पर समझ लिया। नेक्स्ट में हम देखते हैं स्टूडेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो हमने यहाँ तक का जो कंप्लीट किया है वो रेवेन्यू रिसिप्ट था। अब हम देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। दोज एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर कॉजेज रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन में ये है कि ये ना तो ये कोई एसेट गवर्नमेंट की क्रिएट करते हैं और ना ही ये कोई लाइबिलिटी गवर्नमेंट की कम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ना तो इससे इनकी कोई एसेट जो है इनकी ये क्रिएट नहीं हुई और ना ही इनकी कोई लाइबिलिटी कम हुई, तो इसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि ये डेफिनेशन से ही हमने ब्रेक करके बनाया। neither creates an asset nor reduces any liability। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट का किस तरह से होता है। तो जो गवर्नमेंट सैलरीज देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, और जो पेंशन्स देती है, और गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट देने पड़ते हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कहीं से बोरो किया है अमाउंट और गवर्नमेंट को इसके बदले मान लो पेमेंट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके बाद स्टूडेंट हम देख लेते हैं हमारा एक न्यू टॉपिक, टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट में हम 3 टाइप्स के बजट देखेंगे। इसमें फर्स्ट है बैलेंस बजट। इट इज सेड टू बी अ बैलेंस बजट इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर इक्वल टू द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मान लो जो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रिसिप्ट है वो किसके बराबर है, उसके एक्सपेंडिचर के बराबर है। मान लो गवर्नमेंट को 2 लाख की रिसिप्ट हुई है और उसका जो है 2 लाख ही क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो देन वी से इट इज अ बैलेंस बजट। सेकंड में देख लेते हैं स्टूडेंट सरप्लस बजट। सरप्लस से ही समझ में आ रहा है कि अधिक। इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मान लो गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या है, ज्यादा है, देन द बजट इज टर्म्ड एज सरप्लस बजट। मान लो गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वो 20,000 है और उसके जो एक्सपेंडिचर है वो मान लो 18,000 है, then we can say it is a surplus budget. After that student we see deficit budget. It means estimated government receipt क्या है, estimated government expenditure से कम है, it is a less than the estimated government expenditure, then the budget is termed as deficit budget. तो इसे हम क्या कहेंगे, डेफिसिट बजट। तो इस बजट में जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का रिसिप्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा।